तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन रिमेनिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसके आगे नेक्स्ट अपन को देखना है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में है क्या, क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो अपन बोल रहे हो तो अभी अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 7 वेव्स हैं पर आर्टिफिशियल कैसे डेवलप की। तो हर्ट्ज ने क्या किया, इंडक्शन कॉइल का यूज किया। ये इंडक्शन कॉइल जो होती है इसमें दो कॉइल होती है इस तरीके से, एक प्राइमरी और एक और कॉइल होती है यहाँ पर सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी कॉइल होती है उसको उसने 10,000 वोल्ट्स एसी के साथ कनेक्ट कर दिया। 10,000 वोल्ट्स ये जो इंडक्शन कॉइल है उससे कनेक्ट किया। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये सेकेंडरी कॉइल कहलाती है और इससे दो छोटे छोटे मेटल स्फीयर जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था उससे कनेक्ट कर दिया। तो ये सेकेंडरी कॉइल से दो छोटे छोटे मेटल स्फीयर को कनेक्ट किया, S1 S1 डैश। मेटल स्फीयर जैसे आप लोग बोलते हैं ना, वो बाल बेरिंग में आते हैं छर्रे, वो मेटल स्फीयर्स। और उनके बीच का जो डिस्टेंस मेंटेन करा उसने, ये 2 to 3 सेंटीमीटर, मतलब बहुत क्लोज रखा। इसी के साथ में यहां पर दो प्लेट्स कनेक्ट कर दी, एक P और यहां पर एक P डैश। तो हुआ बच्चों ये कि जब ये इंडक्शन कॉइल थी 10,000 वोल्ट, तो ये हाई वोल्टेज यहां भी रहा और इसलिए जब ये S डैश के बीच में यहाँ वोल्टेज हाई है, पोटेंशियल डिफरेंस काफी हाई है। इतने हाई पोटेंशियल डिफरेंस में होता ही है कि यहाँ पर जो एयर होती है वहां चार्ज लीक हो जाता है। ये मेटल स्फीयर जब बहुत क्लोज रहते हैं, तुम लोग ने यदि कभी देखा हो, आप लोग के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें स्पार्क प्लग होता है, वो स्पार्क प्लग के दोनों पॉइंट्स काफी क्लोज होते हैं। और आप देखिए जब मैकेनिक उसको लगाकर बाहर टेस्ट करता है, किक मारता है, तो उनमें स्पार्किंग होती है। तो जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो, हाई वोल्टेज हो, तो जो एयर होती है वो चार्ज हो जाती है। और जब चार्ज होगी, एयर पार्टिकल्स चार्ज होंगे, तो उसके पास एनर्जी जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है एनर्जी का, U इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी। ये एनर्जी बदलती है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक्सेलरेट होते हैं और हाई एनर्जी के कारण ऑसिलेट भी करते हैं। भाई जैसे कोई खड़ा और खट्टे से आपने उसको झापड़ा मार दे तो वो हिलने लग जाएगा, वाइब्रेट करेगा, क्योंकि आपने एकदम सडनली उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। तो वैसे चार्ज पार्टिकल को सडनली जब एनर्जी मिलेगी तो डेफिनेटली वाइब्रेशन होंगे, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन रहेगा। साथ में उसको एनर्जी मिली है तो एक्सेलरेट करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटरी भी होता है और एक्सेलरेट भी करता है। और जैसे ही एक्सेलरेट करता है तो इसके मोशन के ठीक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मतलब क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मूव करने लग जाती हैं, ये मूव करने लग जाती है। फिर ये दोनों प्लेट्स जो हैं P1 P डैश, इनके बीच का जो गैप होता है ये रखा जाता है 50 to 60 सेंटीमीटर। ये प्लेट बिहेव करती है एज ए कैपेसिटर, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको स्टोर करती है ताकि यहां बहुत ज्यादा हीट ना प्रोड्यूस हो। तो इसलिए P डैश जो है वो बिहेव करते हैं एज ए कैपेसिटर। ये S डैश जो है मेटल स्फीयर्स, यहां पर चूंकि स्पार्किंग होती है, चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है मूव करती है। तो हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट किया था
तो लगभग उसने 5 to 6 मीटर डिस्टेंस तक ही एक्चुअल में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया था। और यहाँ पर फिर से S1 S1 डैश दो मेटल स्फीयर ऐसे रखे थे, इनको एक्चुअली में रिसीवर बोलते हैं। इनके बीच का भी डिस्टेंस जो है वो इतनी था 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां पर पहुंची तो इसने इसको रिसीव किया। आपको देखने में प्रैक्टिकल बहुत जरा सा लग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उस समय पर जनरेट करना और साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, ये बहुत बहुत बड़ी रिसर्च थी। आज उसका आप देखिए यूज कि अब तो उसको काफ़ी मॉडिफाइड कर लिया गया है। और आज की डेट में आप लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल पर आप यहाँ से बात करते हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भी कोई यदि व्यक्ति है तो वो आपकी आवाज़ को सुनता है। यह आवाज़ जो सुन रहा है एक्चुअली में वो ऑडियोबल वेव्स है, साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सके, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। साउंड वेव्स की जो एनर्जी होती है वो लगभग 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज इतनी होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी तो एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी, एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिकली देखते हो, रोड पर आप खड़े हो, कोई दोस्त निकल रहा है और बहुत चिल्ला के भी उसको बुलाते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक आवाज़ नहीं जा पाती है। मोबाइल में तो आप धीरे धीरे बात करते हो, आपकी आवाज़ कोई यूएस में बैठा हुआ वो भी सुन लेता है। तो कैसे हो रहा है ये? इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जो साउंड वेव्स होती है उनको बिठा दिया था किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत एनर्जी होती है, बिल्कुल लाइट की स्पीड से मूव करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब बहुत माइक्रो सेकेंड में ही बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप रोड पर खड़े रहते हैं और आपको बहुत दूर जाना रहता है, पता है आप पैदल चलकर नहीं जा सकते, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पता चला आपने किसी ऑटो वाले को रोका, ऑटो में बैठ गए, आप चले गए बहुत दूर तक। या आपने स्कूटी उठाई, उसके ऊपर बैठ गए, स्कूटी के अंदर पेट्रोल भरा है, बहुत एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया। एग्जैक्टली यही हो रहा है। जो हम लोग साउंड वेव्स जो हम लोग बोलते हैं, जो साउंड वेव्स रहती है वो किसके ऊपर बैठती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाती है। लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे हो? तो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया किसने? हर्ट्ज ने। इसी को फिर जाकर ये एडवांस हो गया। तो इस तरीके से उसने यहाँ पर इंडक्शन कॉइल लिया, इस इंडक्शन कॉइल की एक कॉइल प्राइमरी कॉइल को 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया एसी से, यही सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हुई है। इसके साथ में यहाँ पर दो मेटल स्फीयर कनेक्ट कर दिए S डैश, इनके बीच में स्पार्किंग होने लग गई, चार्ज पार्टिकल जो एयर पार्टिकल चार्ज होने लग गए, एनर्जी आ गई जिसके कारण वो मूव कर रहे हैं। उनके मोशन के ठीक परपेंडिकुलर क्या डेवलप हो गई? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रांसमिट हुई है। ये था बच्चों हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, और जो आज की डेट पे बहुत मॉडिफाइड हो चुका है। आजकल आप लोगों को मालूम है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना है आपको, ये तो मैंने आप बताया आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो जैसा बच्चों यहाँ पर अपन ने हेडिंग दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उनमें से फर्स्ट यदि अपन, क्योंकि एक्चुअली में इस सीक्वेंस में यदि आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज याद रखने में आसानी होगी। क्योंकि जनरली एग्जाम में वो आ जाता है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, कभी बोल देंगे एक्स रे के ऊपर, कभी यूवी रेस, कभी गामा रेस। तो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट जैसे गामा रेस, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसके पास रहेगी उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है।
स्वाभाविक है सारी वेव्स की स्पीड सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है c = n लैम्डा। तो इसका मतलब n = c/λ। तो c यदि कांस्टेंट है तो n और लैम्डा में क्या रिलेशन रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी तो उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट रहेगी। ये गामा रेज जो है इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट रहती है, इसके बाद जो रेज है ग्रेजुअली वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है, फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा की, इसलिए एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखें आप, तो इजीली याद करने में आपको आसानी आएगी। तो फर्स्ट गामा रेज, सेकंड एक्स रेज, थर्ड यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज, फोर्थ विजिबल लाइट, नेक्स्ट इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो ऐसी ये 7 वेव्स हैं। अब इसमें से दो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं 2 रीजन में होती है, एक विजिबल रीजन होता है और एक इनविजिबल रीजन होता है। तो विजिबल रीजन में केवल लाइट वेव्स हैं, बाकी सब इनविजिबल रीजन्स में, मतलब बाकी की 6 नहीं दिखाई देती। तो ये विजिबल लाइट के ऊपर देखें आप तो ये 3 दिख रही हैं, और विजिबल लाइट के नीचे 3 दिख रही हैं, गामा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज। फिर विजिबल लाइट के नीचे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इसी सीक्वेंस में आप रट लें, 10 बार करेंगे आप, लिखेंगे रट जाएगा। और यदि इस तरीके से करेंगे तो आप किसी भी वेव के ऊपर शॉर्ट नोट्स बता सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, यहां पर वेव के नेम लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में, ये आपको फिल करना चाहिए। सेकंड कॉलम में डिस्कवर्ड बाय, जो साइंटिस्ट है उनके नेम और कौन से ईयर में उन्होंने डिस्कवर किया। थर्ड कॉलम में देखिए फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं वेव के बारे में। नेक्स्ट कॉलम में देखिए वेवलेंथ बता रहा हूं एंगस्ट्रॉम में, यहां पर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में। उसके बाद सोर्स, कौन सा सोर्स है इन वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, डिटेक्टर कैसे पता चलता है, और एप्लीकेशन क्या यूज है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आता है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन गामा रेज, और ये मान लीजिए आपने टेबल जो है पूरा फिल किया, 10 बार लिख लिख कर रट लिया। अब आपको आ गया शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए गामा रेज। तो आप सिंपल लिख सकते हैं गामा रेज और गामा वेव्स इज डिस्कवर्ड बाय बैकरेल एंड क्यूरी 1896. The frequency of these waves are 3 × 10⁻21 hertz to 3 × 10⁻18 hertz, and the wavelength range of these waves are 0.001 angstrom to 1 angstrom. These waves can produced by the disintegration of radioactive nuclides, and these waves have high penetrating power. It is used for the cure of cancer. हो गया नोट्स। ऐसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है एक्सरेज के ऊपर, तो आप एक्सरेज के लिए लिख सकते हैं एक्सरेज आर डिस्कवर्ड बाय। तो एक्चुअली में इनको डिस्कवर किया था एक्सरे ने, एक्चुअली में है कुछ नहीं, वैक्यूम पंप था, डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें कैथोड रेज निकलती हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, उनके बीच में 10,000 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है। वैक्यूम पंप से प्रेशर कम किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो कैथोड से रेज निकलने लगती है जिनको इलेक्ट्रॉन रेज या कैथोड रेज बोलते हैं। बीच में यदि कोई ऐसी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, जब उसको रखा जाता है कुछ इंक्लाइन करके, तो ये इलेक्ट्रॉन रेज जो है उससे जाकर टकराती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे रिफ्लेक्ट होती है तो उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्स रेज होती हैं। आप लोगों को मालूम है फ्रैक्चर वगैरह जब हो जाता है तो एक्सरे करवाया जाता है, मतलब
एक्सरेज की हेल्प से एक्चुअली में फ्रैक्चर वगैरह पता चलता है। तो एक्सरेज आर डिस्कवर्ड बाय रोंटेगन in 1895 and the wavelength range of these waves are 1 angstrom to 100 angstrom। देखिए जहां पर गामा रेज की वेवलेंथ खत्म होगी वहां से एक्चुअली में नेक्स्ट एक्सरे की स्टार्ट होगी, तो इसलिए याद रखना आसान होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स 3 × 10⁻18 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। The source of these waves on stopping the fast moving electrons by heavy metal target. Detector affect the photographic plate wrapped in wooden frame. Application in surgery and in study of crystal structure। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग के पास बुक्स हैं, बुक से देख के आप इसको फिल कर लीजिएगा और ये टेबल कंप्लीट कीजिए और इस तरीके से याद कर लीजिएगा। बस इतना ही अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट। तो ये बच्चों आप लोगों को सेल्फ करना चाहिए बुक की हेल्प लेकर। बाकी फिर अपन देखते हैं न्यू चैप्टर, देखेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स।